हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल सी क्यूब साइंस जोन में। तो थोड़ी डिस्टर्बेंस के बाद भी मैं जो क्लास लेकर आया हूँ आपकी, जो बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स की क्लासेस चल रही थी, उसके अंदर हम बात करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि टॉपिक लंबा है। ठीक है, टॉपिक लंबा है इसलिए थोड़ी क्लास लंबी हो सकती है, क्योंकि इस टॉपिक को समझना बेहतर है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में आता है। ये दो टॉपिक कराऊंगा मैं आपको, एक तो होता है डाइवर्जेंस का और एक होता है कर्ल। ठीक है, ये तो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस ज्ञात करना होता है, एक ज्ञात करना होता है सदिश क्षेत्र का कर्ल। इन दोनों टॉपिकों में से एक टॉपिक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो फाइनली गाइस मैं आज बात करने वाला हूँ जो हमारी बीएससी बीएड सेकेंडरी की फिजिक्स की बात कर रही थी, उसमें बीएस सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एक इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है, ये थ्योरी लिखना बहुत ज़रूरी होता है। पहले आपको चित्र बताऊंगा, इसमें चित्र को देखना है। पहले परिभाषा बताता हूँ। परिभाषा देखिए, पहले डाइवर्जेंस किससे कहते हैं, फिर हम इसके डायग्राम को देखेंगे, फिर इसकी थ्योरी कंप्लीट करेंगे, फिर इसका डेरिवेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम है इसकी डेफिनेशन पढ़ना। डेफिनेशन में देखना ये क्या है कि आयतन अल्पांश, एक अल्पांश आयतन से निर्गत फ्लक्स की मात्रा क्या कहलाती है, सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को व्यक्त करते हैं। अब कोई अल्पांश क्षेत्र है, माना कि आपके पास ये अल्पांश क्षेत्र है। ठीक है, अब इससे निकलने वाला कोई निर्गत फ्लक्स इधर से गया और इधर से निकला है। अब जो निर्गत फ्लक्स है इसकी मात्रा ही क्या कहलाती है, डाइवर्जेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, डाइवर्जेंस कहलाता है। और डाइवर्जेंस को हम डीआईवी वेक्टर से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। डाइवर्जेंस को डीआईवी वेक्टर से व्यक्त करते हैं, डाइवर्जेंस ए वेक्टर से व्यक्त करते हैं। ध्यान से देखना, वीडियो उसकी बिल्कुल मत करना, पहले बोल दे रहा हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक एक चीज़ देखेंगे, आराम से देखेंगे तो एक एक चीज़ आपको क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए, और डाइवर्जेंस के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है, वो देखिए कि यह हमेशा सदिश फलनों का ज्ञात किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि डाइवर्जेंस हमेशा सदिश फलनों का ज्ञात किया जाता है। अब हम बात करते हैं डायग्राम की। अब ये चीज़ें छोड़ दो एक बार के लिए, आप पहले डायग्राम पर फोकस करेंगे। डायग्राम बताना जरूरी है, पहले डायग्राम करेंगे, फिर आगे की चीज़ें करेंगे। ठीक है, अब देखिए डायग्राम के बारे में। अब हम बात करते हैं डायग्राम की। ये देखिए, ये रहा आपका डायग्राम। डाइवर्जेंस के बारे में हमने देख लिया अच्छी प्रकार से, डाइवर्जेंस का सूत्र देख लिया। इसकी स्थापना करेंगे गुणांक का तुलना करके। ये 14 नंबर पेज था, यह कंप्लीट हो गया। इसमें थोड़ा सा और देख लिए प्लीज़ आप, एक बार देखना कि यह हमेशा सदिश फलनों का ज्ञात किया जाता है। माना एक आयतन अल्पांश डीवी है जिससे संबंधित क्षेत्रफल क्या है, डीएस है। ठीक है, अतः सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर हो जाएगा लिमिट डीवी टेंस टू जीरो। ये डीवी टेंस टू जीरो क्यों लिया गया, क्योंकि एक अल्पांश आयतन है, क्योंकि अल्पांश आयतन है इसलिए डीवी टेंस टू जीरो लिया गया है। तो फाई अपॉन डीवी। अब फाई इज इक्वल टू रेखीय समाकलन देखना, ये क्या है, रेखीय समाकलन है। फाई ए इंटू डी एस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर लिमिट डीवी टेंस टू जीरो समाकलन ए डी एस अपॉन डी वी। ये ध्यान में रखना है कि जो ए डी एस अपॉन डी एस क्षेत्रफल है उसका अल्पांश, एकांक आयतन में क्षेत्रफल अल्पांश से निकलने वाले निर्गत फ्लक्स को क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस कहते हैं। समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब हमारा जो इस डाइवर्जेंस के टॉपिक में जो मेन पॉइंट आता है, जो एग्जाम में आता है, वो ये है कि डाइवर्जेंस होता है उसका लांबिक रेखीय निर्देश तंत्र में रूपांतरण को समझाइए। क्या आता है कि डाइवर्जेंस के लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र का रूपांतरण बताइए। ठीक है, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में रूपांतरण। अब सबसे पहले हमारा काम है इसका डायग्राम देखना, डायग्राम अच्छे प्रकार से देखना। ठीक है ना, देखिए इसमें क्या करना है। अब इसमें आपको 3 एक्सिस लेने हैं। ये हम बोलते हैं इसको एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं
जेड एक्सिस। ठीक है, अब हम इसमें एक्स वाई जेड तो तीनों आपको प्रदर्शित कर दिए मैंने। अब देखिए, अब जो ये पहले वाली एक्स एक्सिस थी उसको हम दे देंगे u1 अक्स, जो वाई वाली थी उसको दे देंगे u2 अक्स, और जो जेड वाली थी उसको दे देंगे u3 अक्स। अब ये तीनों अक्स तो हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये तीनों अक्स तो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करते हैं, क्या करते हैं, अब तीनों अक्षों में एक एक अल्पांश ले लें। ठीक है, अब माना कि अक्स और वाई तल है, इनमें क्या तल ले लिया, ए और बी ले लिया। ठीक है, इसी प्रकार देखिए जो जेड और वो अक्स है उसमें क्या डी और सी ले लिया, और जो वाई और जेड है इसमें ले लिया ई और एफ। अब और जो अक्स है उसके बीच में जो मध्य बिंदु होता है हमारा, इसको सदिश ए वेक्टर से निर्देशित करते हैं। इसके निर्देशांक क्या है, u1 u2 u3 है। क्या है, u1 u2 u3 है। अब फाइनली हमें क्या करना है, जो ये अल्पांश था, ये था और ये था, इन तीनों को कंबाइंड कर देना, यानी कि जोड़ देना ऐसे। अब देखिए यहाँ से इस प्रकार मिलाना है। ठीक है, और इसको इस प्रकार से मिलाना है। बिंदु डॉट निर्देश किए गए हैं ए बी और ई एफ, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से इसको मिलाना है और यहाँ से इसको मिलाना है, ये हो गया ए बी सी डी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जी बिंदु था इसमें, इसको इससे मिलाना और इसको मूल बिंदु से मिलाना है। ठीक है, फिर इसको इससे, और ये जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये वक्र है, ये तो अक्ष के अनुदेश खींचा जाएगा, वो u1 वक्र, ये y2 के y2 वक्र, और ये u3 वक्र। तो फाइनली डायग्राम देख लिया आपने। अब इसमें जो ये है h1 du1 आधार सदिश अल्पांश, h2 du2 ये अदिश गुणांक है। ठीक है, अब हम बात करने वाले इसके डेरिवेशन की। डेरिवेशन देखना अच्छे प्रकार से, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, अब देखिए कि इसका गणितीय विश्लेषण करने के लिए सबसे पहले हम लांबिक वक्र रेखा निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं। हमने क्या किया, निर्देश तंत्र की कल्पना कर ली। तो माना इस निर्देश तंत्र में अल्पांश आयतन डी टाउ है। अब जो अल्पांश आयतन है इसका वो क्या है, डी टाउ है। क्या है, डी टाउ है। अब इसमें उपस्थित सदिश क्षेत्र क्या है, ए है। अब जो ये देखिए मैंने आपको बताया था अभी, इसका आयतन तो अल्पांश ए है और उपस्थित सदिश क्षेत्र क्या है, ए है, सदिश क्षेत्र ए है। अतः आयतन अल्पांश क्या होता है वो देखिए। अब आयतन अल्पांश मैंने आपको बताया होगा, शायद पहले बताया होगा ना, रेखीय अल्पांश होगा 3 का गुणा आयतन अल्पांश होता है। तो उसमें क्या था, डी टाउ बराबर h1 h2 h3 du1 du2 du3, ये आयतन अल्पांश हो गया। और सदिश क्षेत्र ए की बात करूं वो क्या था, a1 e1 कैप प्लस a2 e2 कैप प्लस a3 e3 कैप। बीएससी बीएड सेकेंडरी में है, आशा करता हूँ आपको पहले पढ़ा है आपने, इतना तो है आपके एक्सपीरियंस कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर ये चीज़ें देखी हैं, इनको जानते हैं आपकी ये चीज़ें क्या है। ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। तो आयतन अल्पांश क्या होता है, डी टाउ बराबर होता है h1 h2 h3, ये तीनों का गुणा हो गया, और इधर du1 du2 du3। ठीक है, क्योंकि 3 रेखीय अल्पांश जुड़ करे तो क्या बनते हैं, मीटर क्यूब होता है ना आयतन, तो मीटर 3 आयतन हो गया। अब हम बात करते हैं इसके ज्ञात करने के लिए। तो सर्वप्रथम ए बी सी डी से निर्गत फ्लक्स। अब देखिए ये वाला है, ए बी सी डी से क्या करना है, निर्गत फ्लक्स ज्ञात करना है। ए बी सी डी से निर्गत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अब ए बी सी डी से निर्गत फ्लक्स देखिए, इसको हम दे देंगे φ1। क्या दे देंगे, φ1 वेक्टर, φ1 डैश a1 h2 h3 du2 du3 प्लस डेल्टा a1 h2 h3 du2 du3 h1 du1 2 h1 डेल्टा u1 थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार जो हमारा सेकंड वाला पृष्ठ था उसमें देखेंगे, ये सेकंड वाला पृष्ठ है EFGO, इसमें क्या है, निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डबल डैश है, φ1 डबल डैश a1 h2 h3 du2 du3 डेल्टा a1 h2 h3 du2 du3, ये सेम रखना, a1 h2 h3 du2 du3 डेल्टा आ गया। फिर देखना a1 h2 h3 du2 du3, फिर h1 du1/2, जो ये पहले वाला है ना, h1 du1/, क्योंकि इसमें छूट गया, इसमें 2 ले लिया 3 ले लिया ना, इसमें पहला नहीं लिया, h1 नहीं लिया, तो h1 यहाँ आ जाएगा, h1 du1/2 नीचे आ जाएगा h1 du1। ठीक है, जो यहाँ पर नहीं लिया वो गुणा भी आ जाएगा और भाग में आ जाएगा। अब u1 की दिशा में निर्गत कुल फ्लक्स क्या होगा, φ1। अब आपको पता है जो कुल फ्लक्स याद करते हैं वो कैसे याद करते हैं, दोनों का जोड़ना या बड़े वाले से छोटा घटाना।
तो फाई वन बराबर क्या हो जाएगा, फाई वन डैश माइनस फाई वन डबल डैश। अब फाई वन बराबर हो जाएगा A1H2H3 DU2 DU3 प्लस हाफ डेल्टा A1H2H3 DU2 DU3 DU1 अपॉन डेल्टा U1। अब देखें इसमें क्या ले लिया, इसमें ले लिया H2H3 ले लिया, तो इसमें H1 नहीं लिया ना, तो DU1 डेल्टा हो जाएगा। H1H3 लिया तो DU2 नहीं लिया, तो DU2 आ गया मल्टीप्लाई में, ठीक है। माइनस ये ऊपर वाले जो हमने वैल्यू निकाली थी वही रख रहे हैं, इसके अंदर घटा रहे हैं एक दूसरे को। माइनस A1H2H3 DU2 DU3 1/2 डेल्टा A1H2H3 DU2 DU3 DU1 अपॉन DU1। अब फाइनली हमारे पास क्या आया, फाई वन बराबर, फाइनली हमारे पास फाई वन बराबर आया 1/2, जो ये 1/2 बाहर निकाल लिया हमने, डेल्टा बाहर ले लिया, A1H1H3 DU1 DU2 DU3 अपॉन डेल U1 प्लस 1/2 डेल्टा A1H2H3 DU1 DU2 DU3 अपॉन डेल U1। फाई वन बराबर हो जाएगा डेल्टा A1H2H3 DU1 DU2 DU3 अपॉन डेल U1, समीकरण नंबर 2 दे दिया। जो हमारे पास जो कंबाइंड, जो इसको सरल करने के बाद में जो ये आता है, ठीक है, समीकरण नंबर 2 दे दिया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब जो हमने फाई वन U1 के लिए निकाल लिया ना, अब U2 और U3 के लिए निकाल लेंगे, तो उसमें कुछ नहीं करना, ये निर्देशांक चेंज कर देना है बस। तो इस प्रकार U2 और U3 की दिशा में निर्गत परिणामी फ्लक्स भी होगा। तो U फाई टू था, फाई वन था, अब फाई टू देखना U2 के लिए, देखना इसमें क्या था, A1 था, इसमें हो जाएगा A2H1H3, इसमें H1 नहीं लेना तो इसमें H1H3 डेल U1 डेल U2 डेल U3 अपॉन डेल U2, जो नहीं लिया वो नीचे आ जाएगा। फाई थ्री में क्या हो जाएगा, A3H1H2, अब इसमें H2 नहीं लिया तो नीचे आ जाएगा, डेल U1 डेल U2 डेल U3 अपॉन डेल U3, ठीक है। अब बात करते हैं हम जो कुल निर्गत फ्लक्स होता है उसके बारे में। देखिए अब जो अतः कुल निर्गत फ्लक्स क्या होता है वो देखिए। अब कुल निर्गत फ्लक्स कैसे ज्ञात करना है हमें वो देखिए, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अतः कुल निर्गत परिणामी निर्गत फ्लक्स, अब क्या करना है, फाई हमारा टोटल हो गया, अब फाई वन जोड़ देंगे, फाई टू जोड़ देंगे, फाई थ्री जोड़ देंगे। अब तो तीनों प्राप्त हुए हैं, उनका क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में जो हमारे पास प्राप्त होगा वो होगा लंबिक वक्र एक निर्देश तंत्र में डाइवर्जेंस का मान। तो फाई हो जाएगा डेल A1H2 अपॉन H3 अपॉन डेल U1 प्लस डेल A2H1H3 अपॉन डेल U2 प्लस डेल A3H1H2 अपॉन डेल U3, और मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, तो तीनों के लिए DU1 DU2 DU3, ठीक है। फाई वन बराबर क्या हो गया, इनमें से देखना H1H2H3 क्या है कॉमन, तो बाहर आ जाएंगे, तो 1 अपॉन H1H2H3 डेल्टा A1H2H3 अपॉन डेल U1 प्लस डेल्टा A2H1H3 अपॉन डेल U2, जो नहीं लिया गया वो नीचे आ जाएगा, A3H1H3 अपॉन डेल U3 इंटू डेल्टा। ये आया था नलपान अभी बताया था मैंने। अब डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर क्या होता है उसकी परिभाषा से देखेंगे हम। तो लिमिट डाइवर्जेंस डी टेंड्स टू 0 फाई अपॉन डी टाउ, फाई का लिख देंगे, तो 1 अपॉन H1H2H3 अब टाउ से टाउ कैंसिल हो जाएगा, वो जो मल्टीप्लाई में था ना ये टाउ, देखिए ये रहा, ये मल्टीप्लाई नीचे आएगा तो उसमें कैंसिल हो जाएगा। H1H2 डेल U1 A2H2H3 अपॉन डेल U1 डेल A2H1H3 अपॉन डेल U2 A3H1H2 अपॉन डेल U3, ये मल्टीप्लाई डी टाउ था, बट्टा में डी टाउ है, डी टाउ से डी टाउ कैंसिल, और ये फाइनली हमारे पास वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब ये क्या है, ये डाइवर्जेंस का लंबिक वक्र के निर्देश तंत्र में रूपांतरण है। फाइनली हमने देखा कि कैसे ज्ञात किया जाता है, और आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो जरूर देख लेना, दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और कमेंट करके जरूर बताना कि क्या कमी आपको दिखाई दी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि अगली कक्षा का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एक एक टॉपिक आपको कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।